नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीकली करंट अफेयर्स का सेशन हम लोग देखते हैं जिसमें हफ्ते के 40 बेहतरीन से सवाल हम लोग साथ में करते हैं। तो ये जो हमारा वीक है 6 से 12 मई तक वाला वीक है, इसमें हम हफ्ते के बेहतरीन से 40 सवाल देखेंगे, जिस क्लास को हम नाम देते हैं साप्ताहिक चालीसा। और इसके प्रश्न एक अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं। आप स्वयं इनको देखते होंगे तो आपको महसूस होता होगा, अगर परीक्षा यूपीपीसीएस विशेषकर आपसे कठिनतम प्रश्न पूछेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछेगा। मैं यहां आपको यह भी बताता चलता हूं कि आपको सिंपल फैक्ट के तौर पे क्या बात याद रखनी है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में क्या बात याद रखनी है, ताकि करंट अफेयर्स आपका मजबूत होता चले। महीने की 160-170 घटनाएं टोटल हुआ करेंगी बेहतरीन, इससे ज्यादा करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना होता है। 160-70 महीने की घटनाएं अगर आपने पढ़ ली, वो भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ ली, उनका प्रश्नोत्तर स्वरूप भी देख लिया, करंट अफेयर्स के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेली 2-2, 4-4 घंटा करंट अफेयर्स के लिए लगाना बंद कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का आपका पहला सवाल क्या कह रहा है। तो पहली घटना जो है वो कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा हिमाचल प्रदेश में शुरू किया जाएगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट ही पूछा जा सकता है क्योंकि भारत का पहला है। भारत का पहला खगोल पर्यटन नक्षत्र सभा उसका नाम है, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया जाएगा। नहीं क्यों? क्योंकि ये कहां शुरू किया जा रहा है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए इस पहल का उद्देश्य तारावलोकन है। जैसे आप कहीं किसी ऑब्जर्वेटरी में गए होंगे तो आपको दिखाएगा, दूरबीन से तारे आरे दिखाते हैं वो लोग बढ़िया से, तारावलोकन है। यह आयोजन तारों को देखने के लिए अवसर प्रदान करेगा। यह बिल्कुल सही है। आपसे क्या पूछा है? सही उत्तर चुने, स्टेटमेंट बी, कथन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देख लो, है ना, नक्षत्र सभा इस तरीके से जब शांत रात होती है, रात्रि के फॉर्म में, जहां वायुमंडल साफ होता है, वहां इस तरीके से तारा देखने वाला सिस्टम चलता है। ठीक है, चलिए तो भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा, पहला खगोल पर्यटन है। आप सोचो इस तरीके की चीजें डेवलप की जाएंगी, ये चीजें पर्यटन को बढ़ावा देंगी। भाई लोग उसके आसपास मान लो आ रहे हैं तो उनको एक नई चीज पता चलेगी, बोले वहां अच्छा ऐसा भी है, तारे दिखाए जाते हैं भाई साहब, वहां नक्षत्र सभा जैसा कुछ है, पर्यटन बढ़ेगा। और पर्यटन बढ़ता है, पर्यटन बेसिकली इकोनॉमी को सीधे सीधे इंपैक्ट डालता है, इकोनॉमी बूम होती है, वहां के आसपास के लोगों को रोजगार इत्यादि मिलता है। उत्तराखंड पर्यटन द्वारा शुरू किया गया है। फैक्ट टू बी रिमाइंड, याद रखने योग्य तथ्य है। शुरू करने में पर्यटन विकास बोर्ड, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टार्ट स्केप्स के बीच एक साझेदारी पर हस्ताक्षर की है। यह कंपनी है कोई एस्ट्रो टूरिज्म जो इसको करेगी साथ में। इस पहल का उद्देश्य तारावलोकन है और प्रतिभागियों को तारावलोकन, विशेष सौरावलोकन, एस्ट्रोग्राफी, ये सब चीजें दिखानी है। नक्षत्र सभा जून की शुरुआत में मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में शुरू होने वाली है। तो आपको यह स्थान भी ध्यान रखना चाहिए, कहां से? मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से, और 2025 के मध्य तक जारी रहेगी। ठीक है, तो एक वर्षीय प्रारंभ में यह आयोजन है। यह आयोजन तारों को देखने के अवसर प्रदान करेंगे। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली जैसे जिलों में संभावित रात्रि आकाश स्थलों का भी पता लगाएंगे कि वहां भी कहां हम मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल मसूरी के माउंट एवरेस्ट पे करेंगे। चलिए अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। FWD, ठीक है, FWD 200B मानव रहित विमान भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। जैसे अब अगर आपको कहीं बमबारी करनी है, मान लो आपको एयर स्ट्राइक करनी है, तो आपके क्या है कि जो एयरक्राफ्ट है वो कोई ह्यूमन लेकर उड़ रहा है, उससे क्या नुकसान है कि भाई फटफटा गया, कोई दिक्कत हुई तो एक हमारा वीर सैनिक उसमें शहीद हो सकते हैं। तो इसलिए मानव रहित जो कंप्यूटर ऑपरेटेड है बेसिकली, ऐसे बम वर्षक विमान बनाए गए हैं। तो FWD 200B पहला ऐसा है। FWD 200B की पेलोड क्षमता क्या होती है? कितना वजन भाई साहब ले जा सकते हैं अपने साथ? 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। DRDO ने FWD 200B का अनावरण किया, तो ये DRDO ने नहीं बनाया है। 1 और 2 कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये है भाई साहब छोटू सा आइटम, ये है FWD, ये है ना। तो हाल ही में बेंगलुरु स्थित रक्षा और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने, ठीक है, किसने बनाया है? फ्लाइंग वेज डिफेंस ने भारत के पहले स्वदेशी, अब देखो पहला है,
भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया। तो आपको याद रहना चाहिए, भारत का पहला मानव रहित बम वर्षक विमान है FWD-200B। कौन बना रहा है? फ्लाइंग वेज डिफेंस इसको बना रहा है। FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई, लंबी एंड्योरेंसेंस वाला लड़ाकू विमान है। 100 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है। पेलोड क्षमता मतलब कितना वजन वो ले जा सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। कंपनी के मुताबिक भारत का पहला है। FWD-200B स्वदेशी तकनीक से मानव रहित युद्ध क्षमता भारत की बढ़ाएगा, जो उन्नत मानव रहित लड़ाकू विमानों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आपको क्या फैक्ट याद रखना है? FWD-200B किसने बनाया है, क्या है, कम, खत्म। ठीक है, चलिए अगली घटना देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अनुसार भारत में बाल विवाह 2005-6 में 47 से लेकर 2015-16 में इतने % तक की कमी देखी गई है। तो NH5 ये काफी समय हो गया NFHS 5 आए हुए, तो ये बताता है कि भारत में बाल विवाह दर कम हुई है। परंतु राजस्थान में आगामी अक्षय तृतीया त्योहार राजस्थान में बाल विवाह के लिए बड़ा त्योहार माना जाता है। सामूहिक लेवल पर बाल विवाह वहां आयोजित होते हैं। राजस्थान में यह प्रथा थोड़ी सी अभी है। तो राजस्थान के हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां के सरपंच इत्यादि इस बात का सुनिश्चितीकरण करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, बाल विवाह इत्यादि को प्रोत्साहन ना दिया जाए। और यदि ऐसा होता है तो उस क्षेत्र का जो पंचायत वो होगा हेड, है ना, जो प्रधान होंगे, वो सब लोग जिम्मेदार होंगे, उन पर कार्यवाही की जाएगी। तो एक अच्छी पहल है ना। कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ये देख लो घटना। सरपंच रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग चाइल्ड मैरिज। राजस्थानी हाई कोर्ट ने क्या कहा है? बाल विवाह पर सार्वजनिक हित PIL के जवाब में राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में इस प्रथा को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आगामी अक्षय तृतीया त्योहार जो बाल विवाह को देखने के लिए कुख्यात है के दृष्टिगत अदालत ने सरपंचों और पंचायत सदस्यों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। ऐसे विवाहों को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएं। और NFHS ये कहता है कि 5 से लेकर 16 तक इतना जो है घट गया है, 50% से लगभग 25% रह गया है। चलिए, अदालत ने सरपंचों और इनकी जिम्मेदारी पर जोर दिया है, ये रोकें। भारत में विवाह की आयु कितनी है? लड़का जब 21 साल का हो जाएगा तब विवाह योग्य होगा, कन्या जब 18 साल की हो जाएगी तब विवाह योग्य होगी। ऐसा भारत में नियम है। मतलब 21 वर्ष से पहले विवाह करना पुरुष का अपराध है और कन्या का 18 वर्ष से पहले विवाह करना भी अपराध है। आगे चलते हैं, अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया? दीदी करीना कपूर नेशनल एम्बेसडर बनी है। सर यूनिसेफ क्या है? बच्चों के लिए आपातकालीन फंड है, ये है यूनिसेफ बेसिकली है क्या? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ ने किसको? फॉर एवरी चाइल्ड। देखिए इनके टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर दीदी को बनाया गया है। 2014 से करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता, बुनियादी शिक्षा, टीकाकरण और स्तनपान जैसे मुद्दों पर काम किया है। इसी कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया द्वारा अपने पहले यूथ एडवोकेट की नियुक्ति की भी घोषणा की गई और तमाम और भी की गई। लेकिन आपको यह याद रखना है कि यूनिसेफ ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, करीना कपूर इनके साथ लगभग 10 साल पहले से जुड़ी हुई हैं। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। हाल ही में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी स्थान किस कारण से चर्चाओं के विषय बने हुए हैं? अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है? नेपाल, ये जरा सा है लप्पू सा नेपाल हमें गुड़की देता रहता है ना, इतनी मदद हम इन लोगों की करते हैं फिर भी ऐसी हरकतें करते हैं। खैर, तो इन्होंने क्या किया है कि काला पानी जो भारत का अभिन्न भाग है, उत्तराखंड का अभिन्न हिस्सा है, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, ये सब उत्तराखंड भारतीय भूमि के अभिन्न अंग हैं, इनको अपने नक्शे में दिखाया है और बताया है कि ये हमारे हैं, है ना, मतलब कुछ भी है ना वो वाली बात। तो नेपाल और भारत के बीच विवाद का विषय रहा है, नेपाल और भारत के बीच, ऑप्शन नंबर बी। ये देख लो आप, ये इंडिया है, थोड़ा सा मैप हो सकता है ब्लर हो रहा हो, ये इंडिया है और ये जो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा वाला हिस्सा है यहां पड़ते हैं। ये उत्तराखंड में लिम्पियाधुरा, ये लिपुलेख और यही नीचे पड़ जाता है काला पानी। तो इस सबको नेपाल उसने क्या किया है, यहां से
यहां से इस तरीके से इस वाले एरिया को अपना दिखाया उत्तराखंड के हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। चलो खैर, हाल ही में नेपाल ने 100 रुपए के नोट की छपाई की घोषणा की, जिसमें एक नक्शा है, 100 रुपया का नक्शा, 100 रुपया के नोट पे नक्शा छाप दिया है ना, जिसमें भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी शामिल है। भारत ने इस कदम का विरोध किया है। नवंबर 2019 में भारत के नक्शे लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। मई 2020 में नेपाल सरकार ने देश के अद्यतन राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, इसमें भी दिखाया था भारत का रुख। भारत का कहना है कि भारत काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है, जहां से इस नदी का उद्गम होता है। नेपाल का रुख, नेपाल कहता है कि यह नदी या तो लिम्पियाधुरा से या लिपुलेख से निकलती है और दोनों स्थानों को नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत का हिस्सा माना जाए। नेपाल क्यों कहता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के बीच हस्ताक्षरित सुगौली की संधि, ठीक है, सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में चिन्हित किया था। आधिकारिक तौर पर नेपाल 1998 में पहली बार काला पानी के लिए उंगल करना इन्होंने शुरू किया था। खैर, अभी भारत का भी हिस्सा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर थोड़ी बहुत तो ये अपना करते रहते हैं, है ना, तभी तो इनको थोड़ा सा सॉफ्टली ट्रीट किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज, मतलब आईआईटी मद्रास का ये बेसिकली स्टार्टअप है, वहां का माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने देश की पहली वाणिज्यिक रूप से स्वदेशी डिजाइन की गई माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च की है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च की है, महत्वपूर्ण घटना है, पहली है, देश की स्वदेशी है। भारत इस समय विनिर्माण पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा है और अगले आने वाले 5 वर्षों में भारत और भी ज्यादा मजबूती से इकोनॉमिक रूप से इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। चाहे फिर वो भारत में सांस्कृतिक अर्थतंत्र की संकल्पना हो। सांस्कृतिक अर्थतंत्र बेसिकली क्या है? भारत प्रारंभ से ही, है ना, आप प्रारंभ से देखिए, भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही सांस्कृतिक अर्थतंत्र का देश रहा है। अब तमाम मंदिर, तमाम कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं, आसपास के तमाम कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वहां पर्यटन बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ने से लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिलने के साथ साथ सांस्कृतिक अर्थतंत्र को बढ़ावा मिल रहा है, जो भारत का मूल है ना। चाहे फिर वो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर हो, श्री राम मंदिर हो, मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर हो, ये सब आसपास बना के पूरा एक कॉरिडोर बना के सांस्कृतिक अर्थतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। खैर, तो अब इसी तरीके से यहां जो वो है बेसिकली जो उत्पादन है इनका वो बढ़ाएं, क्योंकि बहुत जगह ही यूज होती हैं। इसे सिस्टम ऑन चिप सिक्योर आईओटी के नाम दिया गया है। सिस्टम ऑन चिप का उपयोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में भी, पीवीसी में भी, पीसीबी में भी किया जाता है। तो तीनों बातें सही है इसमें, ठीक है। पीसीएस की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सवाल, लेकिन यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आईआईटी मद्रास बेस्ड स्टार्टअप लॉन्चेज फर्स्ट इंडिया मेड माइक्रो कंट्रोलर चिप। तो माइक्रो ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने, तो किसने? माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने पहली बार स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च की है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? माइक्रो कंट्रोलर चिप जो इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती हैं, वो सब है। चलिए अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग ने को मेडिटेक स्टैकाथन लॉन्च की 2024। ये क्या है? मेडिटेक क्या है? स्टैकाथन क्या है? भारत ये मानकर चल रहा है कि जो मेडिकल उपकरण है उसके विनिर्माण में भी भारत महत्वपूर्ण देशों में से होना चाहिए। तो कौन लॉन्च कर रहा है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय, है ना, फार्मास्यूटिकल विभाग इसका है, ये लॉन्च कर रहा है। कहां हुई है? दिल्ली में आयोजित हुई है। इस स्टैकाथन का क्या तात्पर्य है, क्या औचित्य है कि इस प्रकार के प्रोग्राम चला के हम जो है मेडिकल क्षेत्र में भी विनिर्माण में महत्वपूर्ण क्षेत्र हासिल कर लें। मेडिटेक स्टैकाथन 2024 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मुंबई में नहीं लॉन्च किया गया है, दिल्ली में लॉन्च किया गया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि दिल्ली में लॉन्च किया गया है। पहला फैक्ट सही है। वर्तमान में भारत चिकित्सा उपकरणों के लिए शीर्ष 20 वैश्विक बाजारों में से एक है और एशिया में चौथा सबसे बड़ा बाजार है। यह बात बिल्कुल सही है, तो याद रखना एशिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है मेडिकल उपकरणों के उत्पादन में। भारत चाहता है कि भारत एशिया में इसको लीड करे और विश्व में भी लीडिंग पोजीशन में आ जाए। तो कौन से सही हो जाएंगे?
दूसरा गलत है, मतलब 1 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मेडिटेक स्टॉक थान ये आयोजित हुई है 2024, कहां? दिल्ली में। आपसे सिर्फ पीसीएस के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है किसने आयोजित करवाई, तो उद्योग और रसायन मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग ने उद्योग परिसंघ सीआईआई के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। कहां हुई है? दिल्ली में। दैट्स इट। ठीक है, चलिए, तो मेडिटेक स्टॉक को भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और अंततः भारत को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में विश्व लीडर के रूप में स्थापित करना। स्टैक थान में क्रिटिकल केयर, इमेजिंग, कैंसर थेरेपी जैसे कई विषय शामिल थे। 2030 तक भारतीय मेडिटेक बाजार $50 बिलियन तक बढ़ाने का अनुमान है। वर्तमान में 20 वैश्विक बाजारों में से हम हैं और एशिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट हम हैं। चलिए, अगला महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। पहले हमने देखा था प्रित्जकर पुरस्कार किसको मिला था, तो प्रित्जकर पुरस्कार किस लिए मिलता है? वो आर्किटेक्ट के लिए मिलता है। और पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए मिलता है? पुलित्जर आपके जो ये टीवी वाले जो लोग होते हैं, बेसिकली पत्रकारिता वाले, उनको मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का है, अमेरिकी लोगों को ही मिलता है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पुलित्जर पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों को ही दिया जाता है। नहीं, अमेरिकी लोग होने चाहिए, उनको मिलता है, ना कि पूरे विश्व में से किसी को भी। तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अब कॉमन सा फैक्ट है, लेकिन आपको अगर नहीं पता होगा तो सवाल के गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको ऐसे फैक्ट भी पता होना चाहिए कि पुलित्जर पुरस्कार सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को ही प्राप्त होता है। बाकी विश्व में ऐसा नहीं है कि कोई भी आओ प्रसाद ले जाओ, ये वाला सिस्टम नहीं है। हमारा जो होगा उसे अपने घर वाले को भी प्रसाद देंगे, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने घोषणा की। पुलित्जर पुरस्कार ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य, संगीत इत्यादि इत्यादि के लिए मिलता है। 1917 में शुरुआत की गई। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह सम्मान केवल अमेरिकी नागरिकों को ही मिलता है। चलिए, अगला विषय देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण घटना, हाल ही में गुजरात के किस उत्पाद को पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय द्वारा, अब देखो एक क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छिपा हुआ है कि जो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग है वो कौन प्रदान करता है? पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय, ये आपका जीआई टैग प्रदान करता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय ये आपको प्रदान करता है जीआई टैग। प्रमाण पत्र प्रदान किया गुजरात के किसको? इसको शायद हमने पिछले वीक में भी देखा था, कच्छ अजरक, जो इनका एक कपड़ा बेसिकली है, सूती कपड़े का एक फॉर्मेट है, उसको मिला है कच्छ अजरक को क्या? जीआई टैग। ये है आपका, ये कपड़े इस तरीके से ये छापे जाते हैं, बेसिकली हैंडमेड होते हैं। इनको बनाने में सब्जियों, प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है, सब्जी, फूल वूल इत्यादि इत्यादि। चलिए, गुजरात के कच्छ के जीवांत क्षेत्र में करल कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को पेटेंट, और हमने ये भी देखा था पिछले वाले हफ्ते में कि राजस्थान में भी, ये राजस्थान के बाड़मेर में भी ये बन रहा है। भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। कच्छ अजरक में कला के रूप के सूती कपड़े के विस्तृत हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग शामिल है। इसमें छपाई में प्राकृतिक, वनस्पति एवं खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से 3 रंगों का उपयोग ज्यादा किया जाता है, नीला आकाश का प्रतीक, लाल पृथ्वी और अग्नि का प्रतीक, और सफेद सितारों का प्रतीक। देख लो इसमें भी लाल, नीला, सफेद ही है कपड़े में भी। ठीक है, खैर, कला का काम मुख्य रूप से गुजरात के सिंध, बाड़मेर राजस्थान वाला पड़ जाएगा, कच्छ जिलों में किया जाता है। अजरकपुर गुजरात में अजरक कार्य का केंद्र है, मतलब इसके नाम से ही एक है। ऐतिहासिक महत्व, यह शिल्प ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि इसे 400 साल पहले सिंध मुसलमानों द्वारा अजरकपुर क्षेत्र में पेश किया गया था। तो इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का पहल का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर के राज्यपाल ने, क्योंकि मणिपुर में हिंसा के उपरांत बहुत सारे कैंप चल रहे हैं, बहुत सारे लोग विस्थापित हुए हैं, तो उनकी बच्चों की स्कूली शिक्षा प्रभावित ना हो, इसलिए स्कूल ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है। ये बस जैसी ये राज्यपाल महोदया हैं, ये इसको शुभारंभित कर रही हैं। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की। जातीय संघर्ष और गंभीर ओलावृष्टि के कारण मणिपुर की सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसका लक्ष्य राज्य भर के राहत शिविरों में शरण लिए हुए छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। स्कूल बस में लाइब्रेरी, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर और खेल का सामान होगा। वही एक शिक्षक के साथ राहत शिविरों तक पहुंचेगी। एक शिक्षक इसमें होगा और राहत शिविरों को पहुंचेगी। लगभग 18,000 छात्र वर्तमान में 480 राहत शिविरों में रह रहे हैं। पिछले साल 3 मई को शुरू हुई जातीय हिंसा के परिणाम स्वरूप हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए थे। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के अनुसार भारत 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला मतलब जो हमारे एनआरआईज बाहर रह रहे हैं, है ना, अनिवासी भारतीय बाहर रह रहे हैं, वो भारत में धन प्रेषण करते हैं। ये एक बात का और भी संकेतक है, ये इस बात का भी संकेतक है कि भारत में भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति, भारतीय व्यवस्था के प्रति उनका क्या कहते हैं, दृष्टिकोण सकारात्मक है ना। उनको लगता है कि भारतीय व्यवस्था भी ग्रो करेगी, है ना, हमारा पैसा वहां ग्रो करेगा, इसलिए ज्यादा मात्रा में धन प्रेषण यहां करते हैं। तो पहला देश बन गया है 100 अरब डॉलर से ज्यादा का धन प्रेषण करने वाला। भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस 2022 में प्रेषण प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश हैं। नंबर 1 पे भारत है। भारत ने 2022 में 111 बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त किया था। तीनों फैक्ट इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो 100 से ज्यादा कितना, 111 बिलियन डॉलर ये है। ये देखो 2015 में हमारा इतना था, 2022 में हम 111 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए हैं। खैर आगे चलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी, है ना, ये आपको याद रखना किसने रिपोर्ट जारी की है, के अनुसार भारत को 2022 के प्रेषण में 111 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं। भारत 100 अरब डॉलर प्रेषण करने वाला पहला देश बन गया है, नंबर 1 पे हो गया है। और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, तो आप ये याद रखना, ध्यान रखना, नंबर 1 हो गया है भारत। आपसे पूछ सकता है कितना पैसा प्राप्त हुआ, एक फैक्ट ये पूछ सकता है। भारत की रैंकिंग क्या है इस कैटेगरी में, ये पूछ सकता है। 2 महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। और इस क्लास का पीडीएफ आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए, आपको क्लास कैसी लगती है, आपको अच्छी लग रही है, आपके कुछ सुझाव हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। मुझसे कुछ और चाहते हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मास्टर के लिए पेट्रोल या ईंधन का काम करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। खैर, और आपको इस कक्षा की पीडीएफ डिकोड एग्जाम का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, लगभग 34,000 सब्सक्राइबर वहां हैं, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @डिकोड एग्जाम, आपको वो चैनल दिख जाएगा, वहां से इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त होती रहेगी निरंतर रूप से। चलिए, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ठीक है, 2022-23 में शुद्ध घरेलू बचत बढ़कर 5 साल के सबसे उच्चतम स्तर 14.16 लाख करोड़ रुपए पर आ गई है। ये तो ठीक है, लेकिन ये सबसे उच्चतम स्तर नहीं है 5 साल का, बल्कि बचत जो है वो घटी है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि महंगाई की दर बढ़ी है, इत्यादि इत्यादि। चलिए, तो इसमें से क्या पूछा है, सही कौन सा कथन है, केवल एक कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नवीनतम राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024 के अनुसार 2022-23 में 3 वर्षों में शुद्ध घरेलू बचत 9 लाख करोड़ रुपए की गिरावट के साथ 14 इतनी हो गई है। तो इसमें कोई ऐसा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ ध्यान रख लेना। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू GER 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण, किसने रिपोर्ट जारी की है, अलग सी संस्था है, इसलिए आपको नाम ध्यान रखना है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू GER 2024 रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर, किसने, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर इसको जारी कर रहा है। नाम याद रखना दोस्त, परीक्षा में छप सकता है सीधा जाके सवाल। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट में भारत ने विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादक देश बताया गया है। अब आप सोचो, सौर ऊर्जा उत्पादक देश सबसे बड़े होंगे क्या, पता नहीं, मतलब बहुत एक्सट्रीम फैक्ट है। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत दूसरा सर्वाधिक वृद्धि वाला देश है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1 और 3। देखो मैं फिर कह रहा हूं ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, 1 और 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, देखते हैं, ये है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, है ना, किसने जारी की है, मई 2024 में जारी हुई है। किसने जारी की है, एम्बर ने जारी की है। चलिए, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू GER 2024 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत को तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बताया गया है। कितना, तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश। तो ध्यान रखोगे फैक्ट के तौर पर, है ना, एम्बर जरूर याद रखना। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट है, नई सी नवीन सी रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिपोर्ट के पहले बिंदु, पहली बार विश्व में कुल विद्युत मांग में 30% आपूर्ति नवीकरण सूत्रों से की गई है। अच्छा फैक्ट है। 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले देशों में भारत चौथे स्थान पर था। प्रथम 3 स्थान पर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील है। तो वृद्धि में चौथे नंबर पर है, उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक
वृद्धि भारत ने 5.9% का योगदान दिया है। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत दूसरा सर्वाधिक वृद्धि वाला देश है, पहले स्थान पर अभी भी चीन है। विश्व भर में सूखे की स्थिति के कारण जल विद्युत उत्पादन में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। विद्युत क्षेत्र में भारत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से आधे से थोड़ा अधिक है, हालांकि एशिया के प्रति व्यक्ति औसत उत्सर्जन से कम है। चलिए खैर, अगली महत्वपूर्ण घटना, हाल ही में ब्लू कलर नोटिस चर्चाओं में रहा, यह किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको जारी करती है इंटरपोल, और इंटरपोल ने किसके लिए जारी किया? फोटो आपको दिखा देता हूं, है ना। तो इंटरपोल ने जारी किया, देखो इंटरपोल कहां है? ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल इसका पूरा नाम है। तो इंटरपोल का ये है, इंटरपोल का ब्लू नोटिस है, इन भाई साहब के खिलाफ जारी किया गया। हाल ही में इंटरपोल ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे एक फरार भारतीय सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कलर नोटिस जारी किया। तो चर्चा का विषय है ना, ब्लू कलर नोटिस कौन जारी कर रहा है, आपसे पूछा जा सकता है। ब्लू कलर नोटिस का तात्पर्य है आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, अवस्थिति, गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना। इंटरपोल क्या है? यह एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो दुनिया भर के पुलिस संगठनों के सहयोग और अपराध नियंत्रण में सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1956 लियोन फ्रांस में हुई है। सदस्य भारत सहित कुल 196 देश इसके सदस्य हैं। इंटरपोल नोटिस के जरिए अलग अलग देश किसी भी व्यक्ति, आरोपी या अपराधी की जानकारी के लिए एक दूसरे के अलर्ट या कोई रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये नोटिस 7 तरह के होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल, अलग अलग, सबके अलग अलग काम है। बेसिकली आपको याद रखना है, अभी ब्लू कलर नोटिस चर्चा में तो उसी पर रहते हैं। चलिए, हाल ही में खबरों में रहा अगली महत्वपूर्ण घटना क्या है? हाल ही में खबरों में रहा दारफुर संकट किस एक देश से संबंधित है? तो सूडान में पड़ता है दारफुर एरिया, सूडान से संबंधित है ना। तो मैप पे देख लो, ये लोकेशन ये रही आपकी सूडान। देखो भाई, ये सूडान है पूरा, ये आप देख लो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसमें ये पड़ता है लाल सागर से सीमा साझा करता हुआ सूडान, है ना। इसके ऊपर ये इजिप्ट पड़ेगा, इधर सोमालिया पड़ेगा, इधर जिबूती पड़ेगा, इधर ये चाड पड़ जाएगा और नीचे साउथ सूडान पड़ जाएगा, और इधर इरिट्रिया, इथियोपिया भी पड़ेंगे। मैंने आपको सारे इसके पड़ोसी कंट्री भी बता दिए हैं। ये सूडान का, अब देखो आपसे ये भी पूछ सकता है, हाल ही में वो सूडान का दारफुर संकट चर्चा में रहा। दारफुर क्षेत्र सूडान के किस भाग में है? तो किस भाग में पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका दक्षिण पश्चिम भाग में। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सूडान के दारफुर में भूखमरी के संकट पैदा हो गया है। इसके कारण से दारफुर के लोग अपनी भूख मिटाने के लिए घास फूस और मूंगफली के छिलके खा रहे हैं। अप्रैल 2023 में सूडान में सूडानी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच युद्ध शुरू हो गया था। झड़पों के कारण वहां गृह युद्ध चल रहा है। दारफुर पश्चिमी सूडान, पश्चिमी मान लो या दक्षिण पश्चिमी मान लो, स्थित एक क्षेत्र है जो लीबिया, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सीमा से लगा हुआ है। ये ऊपर लीबिया रहा, इसमें ये ऊपर तिकोना वाला लीबिया रहा, ये चाड रहा, और ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य रहा। तो इनके साथ सीमा साझा करता है। चलिए अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। नॉर्वे में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मेमथ का परिचालन शुरू हुआ। मेमथ आपसे पूछ सकता है क्या है, इंपॉर्टेंट घटना है। क्यों? डायरेक्ट वायुमंडल से CO2 को वो कर ले रहा है। वायुमंडल में CO2 ज्यादा हुई, बोले ओए दीदी कहां जा रही, इधर आ जा, खींच लेगा अपने पास, है ना। तू ज्यादा उड़ रही है, थोड़ी सी मेरे पास आ जा, खींच लेगा, ठीक है। खैर मेमथ याद रखना, लेकिन ये नॉर्वे में नहीं हुआ है, आइसलैंड में हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। यह एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्निक है, CDR रिमूवल टेक्निक है। यह किसी भी स्थान पर वायुमंडल से सीधे CO2 कैप्चर कर सकता है। आजा भैया मेरी झोली में आके बैठ जा। तो मतलब 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये है ना। हाल ही में आइसलैंड में देख लो, याद रखना आइसलैंड में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर स्टोरेज प्लांट मेमथ का परिचालन शुरू हुआ है। यह एक स्विस कंपनी क्लाइमर वर्क्स की दूसरी व्यावसायिक डेक प्लस एस इकाई है। कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे रिमूव कर लेता है, सीधे खींच लेता है। बात खत्म हो गई, है ना। तो आपको स्थान याद रखना है, इसका नाम याद रखना है, मेमथ आइसलैंड CO2 रिमूवल टेक्निक, ठीक है। अगली घटना देखते हैं। WHO द्वारा जारी उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों NTD, ठीक है, एंटीडीज, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, एंटीटीज बोलते हैं इनको, पर प्रगति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंटीडी विविध रोगों का एक समूह है, नाम से ही क्लियर है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज तो विविध रोगों का समूह है। इन रोगों का अधिकतर मामले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नाम से ही है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। कथन एक असत्य
है जिसमें एक ना हो उसे हटा दो। आगे चलते हैं। 2022 में 40.56 भारतीय लोगों को भी एनडीटीज के खिलाफ उपचार की आवश्यकता थी। यह भी फैक्ट सही है, तो दूसरा जिसमें ना हो उसको हटा दो। WHO द्वारा भारत के ड्रैकुलन लियासिस 2000 में और यास 2016 में से मुक्त प्रमाणित घोषणा की गई है। यह भी फैक्ट सही है। थोड़े डीप फैक्ट है, सही है, सकारात्मक फैक्ट होंगे, डीप होंगे, सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बीट एनडीटीएस फॉर गुड फॉर ऑल। ठीक है, चलिए। और 30 जनवरी को क्या होता है? वर्ल्ड एंटीडीज डेज होता है। ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज एंटीडीज डेज होता है 30 जनवरी को। खैर, हाल ही में WHO ने उपेक्षित रोगों का प्रगति रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट एंटीडीज 2021 से 2030 के लिए रोडमैप की दिशा में 2023 में दर्ज की गई प्रगति के संबंध में है। 2022 में इतने % भारतीय लोगों को उपचार की आवश्यकता थी। WHO द्वारा, याद रखना इस फैक्ट को, 40.56%, मोटा मोटा 40 तो याद रखना ही। WHO द्वारा भारत में लियासिस और यास से मुक्ति प्रमाण पत्र घोषणा, ये भी इसी रोग के भाग हैं। उपेक्षित रोगों के बारे में, एनडीटीज विविध रोगों का एक समूह है। इन रोगों को अधिकतर मामले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें उपेक्षित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे से लगभग ना के बराबर शामिल किए गए हैं। उनको वो रोग मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोग हैं। चलिए अगली महत्वपूर्ण घटना। खबरों में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किन दो देशों के बीच संपन्न किया गया? शक्ति याद रखना, मित्र शक्ति अलग है, शक्ति अलग है। शक्ति हम करते हैं भारत और फ्रांस के साथ, काफी समय से करते हैं, भारत और फ्रांस के मध्य। ये रहा भारत फ्रांस के मध्य। भारत फ्रांस के मध्य 13 से 26 मई तक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित करेंगे। यह अभ्यास मेघालय के उमरोई क्षेत्र में, कहां आयोजित किया जा रहा है? ज्यादा डीप में पूछेगा तो ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, उमरोई में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच सैन्य अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है। कैसा है? द्विवार्षिक अभ्यास है। ये जो मैं जिन पे मार्क करता हूं ना, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, जो 2011 में शुरू किया गया था। यह अभ्यास भारत और फ्रांस में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। अभ्यास का उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन संचालन करने और तमाम चीजों की बात है, तो इसमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण खबर नहीं है। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या किया गया है? जैसे तीनों सेनाओं के हेडशिप के लिए भारत में CDS का पद का गठन किया गया, ऐसा ही कुछ यहां भी है। क्या है? केंद्र सरकार तीनों सेनाओं में कम से कम 2 सेनाओं के कर्मियों को शामिल करने वाले एक ISO अंतर सेवा संगठन का गठन कर सकती है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी चर्चा में चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में अंडमान और निकोबार कमान, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ऐसे ही अंतर सेवा संगठन है। वहां थोड़े बनाए गए हैं, स्पेशली उनके भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए। तो अभी चर्चा चल रही है, अभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हां ध्यान रखने योग्य तो फैक्ट है ही। ठीक है, उत्तर सी, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023, जब ये बिल एक्ट बन जाएगा, है ना, तब थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाएगा, तब थोड़ा सा चर्चा में आपके आ जाएगा। ठीक है, खैर, रक्षा मंत्रालय ने अंतर सेवा संगठन को अधिसूचित भारत के बहुआयामी खतरों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की संयुक्तता, मतलब एक साथ वो काम करें और एकीकरण को बढ़ाने पर जोर दिया है। यह विधेयक अंतर सेवा संगठनों के प्रमुखों को उनकी कमान के अंतर्गत आने वाले कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार एक अंतर सेवा संगठन का गठन कर सकती है जिसमें तीनों सेवाओं में कम से कम 2 से संबंधित कर्मचारी हों। तो मतलब एक मिक्सअप बनाना है ताकि आपसी सहयोग की संभावना भावना बढ़े। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। वैकाने रोग या फुट रॉट एक बीज जनित कवक रोग है। देखो, अब कई इसमें इंपॉर्टेंट बात आ गई। वैकाने रोग या फुट रोग एक बीज जनित है और कवक रोग है, जो गेहूं की फसल में होने वाली सामान्य बीमारी नहीं है। वैकाने रोग या ये फुट रॉट चावल की फसल में होने वाली सामान्य बीमारी है। आपकी परीक्षा में सिंपल रोग भी पूछे जाते हैं। कौन किसकी कमी से हो रहा है यह भी पूछा जाता है, या ये रोग किस में होता है यह भी पूछा जाता है। तो बेकाने रोग या ये आप जो है याद रखेंगे फुट रॉट। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाए क्योंकि इन्होंने गेहूं दिया है, चावल में होता है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने फुट रॉट या बेकाने से निपटने के लिए एक बायो कंट्रोल एजेंट
ट्राइकोडर्मा एस्पेलेरम विकसित किया है, तो इसीलिए चर्चा में आया। यह बात बिल्कुल सही है, पंजाब विश्वविद्यालय ने किया है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने। सही कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फैक्ट के तौर पे आपको यहां से क्या याद रखना है? बेकाने रोट या फुट रॉट रोग किस फसल से संबंधित है? चावल से संबंधित। और इससे रिलेटेड डिजीज को फाइंड आउट किसने कर लिया है, उसके लिए सॉल्यूशन किसने खोज लिया है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने। यह आपका बासमती चावल, यह धान की खेती करते हुए हमारे चचा। देख लेते हैं क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बासमती चावल की एक आम बीमारी विशेषकर किस चावल में हो रही है? बासमती चावल में। ठीक है, बेकाने से निपटने के लिए एक बायो कंट्रोलर एजेंट या ट्राइकोडर्मा एस्पेलेरम विकसित किया है और इसे केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत किया है। बायो कंट्रोल एजेंट पंजाब के किसानों को घातक फुट रॉट या बकाने बीमारी से बचाने में मदद करता है। यह बेसिकली क्या है? फुट रॉट या बकाने रोग एक गंभीर फंगल संक्रमण है या कवकीय संक्रमण है, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। जहां से शाखाएं निकलती हैं वहीं खराब कर देता है। संक्रमित धान के पौधे असामान्य रूप से लंबे, पीले और पतले पत्तों वाले होते हैं, साथ ही कम ट्रेलर, धान कम आएगा, नुकसान कराएगा बेसिकली, और कुछ नहीं है। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। हाल ही में अदन की खाड़ी खबरों में रही, जो किन दो सागरों के बीच एक प्राकृतिक लिंक बनाती है। देखो, अदन की खाड़ी किन दो सागरों को जोड़ेगी? अरब सागर और लाल सागर को जोड़ेगी। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं इसको मैप पे। ये रही आपकी पर्शियन गल्फ, और ये जो आपका ये वाला एरिया है जो लाल सागर को मेडिटेरियन सागर से जोड़ता है, यमन और ये जिबू, इधर वो पड़ेगा यमन और इधर पड़ेगा क्या कहते हैं? सोमालिया। इनके बीच में पड़ती है रेड सी, जहां खत्म हो रहा है। यहां एक पोर्ट पड़ता है डिजिबूटी के पास, बाबे मंडप पोर्ट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है। ठीक है, यमन उसको संचालित करता है, और ये वाली जो एरिया है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अदन। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं आपको। ये है आपकी गल्फ ऑफ अदन। ये क्यों चर्चा में है? भाई साहब, डाकू यहां समुद्री जहाज लूट ले रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण किस लिए? आप देखो, भूमध्य सागर से स्वेज नहर होते हुए, लाल सागर होते हुए जो माल इधर आएगा वो अदन की खाड़ी से गुजरेगा। यहां डाकू लूट ले रहे हैं, मामला गड़बड़ हो गया, तो इसलिए थोड़ी चर्चा में आ गई। तो इसके आसपास की कंट्री, ऊपर उत्तर में इसके यमन है, दक्षिण में सोमालिया है, पूरब में अरेबियन सागर है, और पश्चिम में क्या है? जिबूती या रेड सी है। तो एक देश है जिबूती और साथ में एक सी है रेड सी। चलिए, अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के बार बार हमला चिंता का विषय बनता जा रहा है। यह खाड़ी स्वेज नहर शिपिंग मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। मैंने आपको मैप में बता दिया। अदन की खाड़ी यह गहरे पानी का बेसिन है, लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक है। यह रहा अरेबियन सी, ये रहा रेड सी, इन दोनों को जोड़ती है। ये रही गल्फ ऑफ अदन। ठीक है, चलिए, इसका नाम अदन बंदरगाह के नाम पर अदन की खाड़ी रखा गया है। अदन एक यमनी बंदरगाह है, मतलब यमन के कंट्रोल में है अदन बंदरगाह। यह अरब और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तट के बीच अवस्थित है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना। ये पूरा मैप होता तो मैं आपको दिखाता, जिसके 4 देश हैं। कौन कौन से? सीड क्या? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, 4 देश इसमें पड़ते हैं सीड। चलिए, यह मुख्य तटीय देश इसके कौन कौन से हैं? तो उत्तर में यमन है, मैंने आपको मैप में दिखा दिया, दक्षिण में सोमालिया है, और पश्चिम में जिबूती है, और पूरब में क्या है? अरब सागर है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ना, मैप की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल। खैर, एक बात मैं आपसे और पूछता हूं, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मंथ के लास्ट में, जैसे अप्रैल माह हुआ, मई माह हुआ, इन महीनों के लास्ट में आपको जो भी मैप से महत्वपूर्ण घटनाएं रही हो वो भी आपको करा दी जाए, है ना? एक क्लास मैप विशेष प्लेस इन न्यूज करके, जो स्थान चर्चाओं में रहे हैं उनकी एक क्लास आपको करा दी जाए घटनाओं के साथ, ताकि आपका मैप भी स्ट्रांग होता चले। ये भी आप बात मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार आबादी बढ़ाने के लिए कुछ भागों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करेगी। बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां बाघ बचे ही नहीं है। स्थानांतरण योजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। अनुमोदन लेना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं है बाघ अपनी मर्जी से, मुख्यमंत्री चाहे तो अच्छा बोले 2 बाघ उठा लाओ मेरे घर में रख दो, ऐसा नहीं होगा। आपको ये
ये जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है इससे अनुमति लेनी पड़ेगी। सह्याद्री टाइगर रिजर्व STR शून्य बाघ वाले केवल 5 बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। तीनों फैक्ट सही हैं, सभी फैक्ट सही हैं। ये देख लो, महाराष्ट्र में इस एरिया में ये पूरा पड़ता है, ये है सह्याद्री कोणंक कॉरिडोर, ये पूरा कॉरिडोर पड़ता है, यही है आपका सह्याद्री बाघ। कुछ बाघों को सह्याद्री में स्थानांतरित करेगी, तो सह्याद्री कहां है? महाराष्ट्र में है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है ना। स्थानांतरण योजना को अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनुमोदित कर दिया गया था। प्रारंभिक चरण में एक नर बाघ या नर और मादा बाघों के एक जोड़े को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा। भाई जोड़े को ही करो तभी बढ़ेंगे। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, वरना मैं अकेला टुकड़ों में जी रहा हूं, तू कहीं अजनबी, है ना, वाला गाना शुरू हो जाएगा। तू भी कभी आवाज दे कहीं से। सह्याद्री टाइगर रिजर्व शून्य बाघों वाले अब बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। अगली महत्वपूर्ण घटना, हाल ही में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां आयोजित होगी? नई दिल्ली में आयोजित होगी या की गई थी। ठीक है, आसियान आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री है, ये आसियान ग्रुप। तो आसियान में आपके पढ़ते हैं, यहां से शुरू करो, म्यांमार, है ना। आपको अगर मैप स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये मेज दिमाग में बसा लो। यहां से बचेगा म्यांमार, ये हो जाएगा आपका थाईलैंड, है ना, ये हो जाएगा आपका लाओस, ये हो जाएगा वियतनाम, फिर ये आ जाएगा पूरा आपका क्या कहते हैं सिंगापुर, ये वाला यहां सिंगापुर, ये इंडोनेशिया हो जाएगा, ये कंबोडिया हो गया, ब्रूनेई, ये तो सब मलेशिया और वो हो ही गए, फिलीपींस इसमें शामिल है। तो टोटल ये देश आसियान में शामिल है। तो आपको अगर मैप दिमाग में है यहां कौन कौन से देश है तो आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपसे यही पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान में नहीं है ना। तो इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं। तो आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि होती रहती है, आसियान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लर्ट ओमिक्रॉन JN.1 वंश के नए कोविड वेरिएंट का एक समूह है। भाई साहब कोविड का नया आइटम आ गया एक। अब तो सर आते रहते, अब अपन को डर नहीं लगता। मैं नहीं डरता, दीदी डर गई, कोई नहीं डरेगा। कोविड का नया वेरिएंट आया जिसका नाम है फ्लर्ट। नाम देखो, फ्लर्ट कर रहा है ना, शैतानी कर रहा है, चुपचाप घुस जाता है, बोले बताऊंगा नहीं, किसी ने देखा तो नहीं, वैसा वाला सिस्टम है। तो फ्लर्ट है ना, ओमिक्रॉन JN वंश के कोविड-19 वेरिएंट का एक समूह है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लर्ट का तेजी से प्रसार हो रहा है। सबसे ज्यादा यूएस इससे प्रभावित है। दोनों बात सही है ना, यूएस यूके ये सब इससे प्रभावित है सबसे ज्यादा। भारत में तो 200-250 केसेस थे फ्लर्ट के। खैर, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका फ्लर्ट में तेजी से प्रसार गर्मियों में संक्रमण की लहर का चिंता का विषय बना हुआ है। फ्लर्ट ओमिक्रॉन JN.1 वंश का नए कोविड कारक है, इत्यादि इत्यादि है। तो इसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये याद रख सकते हो। हाल ही में चर्चा में रहा फ्लर्ट क्या है, अब तुमसे पूछ ले फ्लर्ट, अब तुम फ्लर्ट करने लग जाओ, वो सब नहीं भाई साहब। अपना ध्यान देना है, अपना सवाल करना है। अगली महत्वपूर्ण घटना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसरो ने अपने अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली के विकास के लिए प्री बर्नर इग्निशन सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं? ये इंजन के टाइप हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन जो रॉकेट प्रपल्शन जो है, रॉकेट में जो रॉकेट के साथ इंजन जा रहे हैं उनमें सबसे बेहतरीन प्रवृत्ति का इंजन है आपका क्रायोजेनिक इंजन, है ना। इसके साथ अलग से ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं होती है दहन के लिए, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ही संचालित करके उससे ही काम अपना चला लेता है। ये बात सही है। इसरो ने अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली का विकास कर लिया है। इसरो तो कार्यक्रम कर ही रहा है। ठीक है, परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया, यह भी सही है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में ही है। प्रणोदन का मतलब सिंपल है, प्रपोल्शन या प्रणोदन का मतलब सिंपल है, उसका ईंधन की बात कर रहा है। यह लिक्विड ऑक्सीजन से चलने वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, यह भी फैक्ट सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। लिक्विड ऑक्सीजन से चलने वाला ये है। क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली क्या करता है? तो पहला स्टेज, ये जो इंजन के देखो ये समझ लो, यद्यपि साइंस एंड टेक का मामला है ये सब, ये जो इंजन के साथ दो तंबूले से और लगे रहते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये बूस्टर होते हैं। ऐसा नहीं है पूरा इंजन एक बार में रॉकेट की तरह आग लगाई फुस पूरा जल गया, ऐसा नहीं होता है। पहले ये बूस्टर का इंजन खत्म होगा, बूस्टर के इंजन से वो ऊपर जाएगा, फिर दूसरे बूस्टर का इंजन जाएगा, दूसरे बूस्टर से खत्म होगा, फिर यहां 2-3 चरण में इंजन में ईंधन लगा रहता है। एक चरण का ईंधन खत्म होगा ऊपर जाएगा, दूसरे चरण का ईंधन खत्म होगा ऊपर जाएगा, फाइनली तो ऊपर इस वाले पार्ट को ही जाना रहता है, क्योंकि इसमें ही जो भी मेन उपग्रह, जो भी मेन आपका सिस्टम है वो सब इसी में होता है। ये पार्ट खुल जाता है और खुल के वो अपना आराम से घूमते रहते हैं। ये सब भाई साहब रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये है। तो क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली तीसरे स्टेज में लगाया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल होता है, कम ईंधन की मात्रा में ज्यादा उसको क्षमता दे देता है, इसलिए क्रायोजेनिक महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण घटना हो गई, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्रायोजेनिक इंजन को ध्यान रखेंगे। चलिए
अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, भारत के सीएजी यानी कैग है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और नेपाल के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल ठीक है। समझौते का मुख्य उद्देश्य ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाना है ना। भारत बता रहा है कि हमारा सीएजी कार्यक्रम कैसे काम कर रहा है, तो तुम भी उसको यूज कर सकते हो, तो ये भी ठीक है। इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से क्षमता विकास, ज्ञान आदान प्रदान और ऑडिट आयोजित करने में पारस्परिक सहायता के लिए प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमने नेपाल के साथ समझौता कर लिया कि रे चाचा मान जा, हमारी तरह से सीख ले, तू ऑडिट कैसे किया जाता भाई। तो वो हमारी तरह से बोले हमारे चाचा से सीख, हमारा जो सीएजी भाई है उससे सीख ले। तो बोले क्या करना पड़ेगा, बोले एमओयू साइन करना पड़ेगा। कर लो भाई साहब, तो कर लिया है ना। तो ऐसे ही कार्यक्रम छोटे मोटे चलते रहते हैं, इनको ऐसा लोड नहीं लेना है, याद रखना बस, ठीक है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर डी है ना, नेपाल के कार्यालय और ये सब देखो कार्यक्रम चल रहा है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भाई साहब अपने हैं, ये नेपाल वाले हैं। दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य वही है कि तुम हमसे सीखो, आओ मिलो सजना वाला कॉन्सेप्ट है, हम तुम्हें सिखाएंगे, तुम हमें सिखाना, है ना। राष्ट्रपति सीएजी है क्या, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है 6 वर्ष, वो सॉरी 6 वर्ष या 65, जो भी पहले हो, है ना। 6 साल का कार्यकाल होगा या 65 वर्ष तक की उम्र तक रहता है। राष्ट्रपति कभी भी, सीएजी कभी भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है। महत्वपूर्ण पोस्ट है भारत की। अगला महत्वपूर्ण घटना, पेपर में छपने योग्य सवाल। हाल ही में खबरों में देखा गया MQ-9B, एक और हम देख के आए थे मानव रहित वाला, ये दूसरा है। MQ-9B प्रीडेटर क्या है, ये क्या है, उच्च ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई विमान है। मतलब आदमी की जरूरत नहीं है इसमें, ये देख लो, ये है। लड़ाकू विमान से कम नहीं है MQ-9B रीपर ड्रोन। क्या है, लंबाई 36 फीट है ना, ये सब ऊंचाई इतनी है, 12 फीट है, वजन 2200 किलोग्राम है, उड़ान भरने के लिए 50,000 फीट। एक ड्रोन की कीमत करीब इतने हजार करोड़ रुपए है। खैर, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने यूएसए से 31 MQ-9B, तो कहां से, यूएसए से, है ना, खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन की राजकीय यात्रा के दौरान $3 अरब से अधिक मूल्य के इस सौदे की घोषणा होने की उम्मीद है ना। चलिए, MQ-9B ड्रोन MQ-9 रीपर का एक वेरिएंट है, जिसका उपयोग काबुल में अलकायदा के नेता अल-मायन अल-जवाहिरी को मारने के लिए किया था। MQ-9B के, अब देखो ये मानव रहित विमान होने का क्या लाभ है, इनको बैठे बैठे कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा सकता है। यदि किसी ऑपरेशन में दुर्घटना भी होती है तो उसमें मनुष्य की जान नहीं जाएगी, मानव की जान नहीं जाएगी। खैर, है ना। इस प्रीडेटर की 40 घंटे अधिकतम उड़ान की क्षमता है, जो लंबे समय तक निगरानी के लिए उपयोगी बनाता है ना। MQ-9B ड्रोन स्वचालित टेक ऑफ, लैंडिंग, डिटेक्ट ऑफ एडवाइस सिस्टम, एंटी स्पूफिंग GPS तथा एंटी स्क्रिप्टेड संचार लिंक जैसी उन्नत सुविधाओं से लैस है। ठीक, चलिए अगला महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। भारत 2022 में सकल घरेलू उत्पाद GDP में यात्रा और पर्यटन योगदान के मामले में 6ठे स्थान पर है। बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भारत जो है GDP में पर्यटन के जो योगदान है उसमें 6ठे स्थान पर है। ठीक, पर्यटन संबंधी निर्माण परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दे दी गई है। मतलब 100% FDI को अनुमति दे दी गई है पर्यटन के क्षेत्र में। ठीक, चलिए, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2021 में भारत 54वें स्थान पर है। तो ये रिपोर्ट अभी नई नहीं आई होगी, इसलिए ठीक है, ये 2021 में 54वें स्थान पर सब सही है। ठीक है, चलिए, क्यों चर्चा में है, बात इसकी चल रही है कि भारत की GDP में आने वाले समय में भारत में पर्यटन से पैसा बढ़ेगा। जो मैं पहले बात कर रहा था, सांस्कृतिक अर्थतंत्र जो भारत में डेवलप हो रहा है, पर्यटन का विकास कर रहा है, उससे भारत में पैसा आना शुरू होगा। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार पर्यटक क्षेत्र 2028 तक भारत की GDP में 512 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकता है। अभी कितना कर रहे हैं? अभी 2020 की स्थिति हमें अंतिम पता है, 121 बिलियन डॉलर कर रहे हैं। कह रहे हैं 2028-2029 तक हम कितना करने लगेंगे? 512 बिलियन डॉलर हम करने लगेंगे। भारत 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन के योगदान के मामले में 6ठे स्थान पर है। भारत पर्यटन संबंधी निर्माण परियोजनाओं के स्वचालित मार्ग से 100% FDI को मंजूरी दे दी है। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत 54वें स्थान पर है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है और लेटेस्ट यही है 2021 वाला। चलिए,
पर्यटन क्षेत्र में क्या पहल की गई है? स्वदेश दर्शन योजना चलाई गई है, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प, आध्यात्मिक विरासत, प्रसाद राष्ट्रीय मिशन हमने चलाया था। प्रसाद मिशन के तहत ही सांस्कृतिक अर्थतंत्र को डेवलप किया जा रहा है। देखो अपना देश जैसा योजना चल रही है, अतुल्य भारत टूरिस्ट फेलिस्टर प्रमाणन कार्यक्रम चल रहा है। तो इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 के दौरान दुबई में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया गया है ना। ये क्या है? देखो, अरेबियन ट्रेवल मार्ट ने अपने यहां ये शुरू किया है, दुबई में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया है। अरेबियन ट्रेवल मार्ट में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कम ज्ञात लेकिन नए स्थानों पर प्रकाश डालने वाले कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान लॉन्च किया है। भाई दुबई हमारा कार्यक्रम चला रहा है कूल समर्स ऑफ इंडिया, तो ये ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो, कोई ऐसा विशेष वो नहीं है जो आपको याद ही रहे, ठीक है, याद रख लेना। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। ये है अरेबियन ट्रेवल मार्केट दुबई, है ना, 6 से 9 मई तक इसको जो है चलेगा। खैर, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? देख लेते हैं कौन सही है। भारत और घाना के बीच चौथी बार संयुक्त व्यापार समिति की बैठक हुई है ना। चौथी बार संयुक्त व्यापार समिति की बैठक हुई है, ठीक है। भारत और घाना 6 महीने के भीतर घाना इंटरनेट बैंक, भारत सबको क्या कर रहा है? बोले यूपीआई सिखाओ, सब है, इन्हें सबको यूपीआई वाला सिस्टम बनाओ, सबको यूपीआई सिखाओ। भारत काम कर रहा है, एनपीसीआई इस पे काम कर रहा है ना। इसमें हमारा भी तो भला है ना, हमारा भी तो भला है, हम प्रॉपर उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो ये भी सही है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति जेटीसी का चौथा सत्र हाल ही में अकरा में आयोजित किया गया था। ये भी सीट है, तो ये भी सही है, अकरा में आयोजित हुआ है, तो सभी सही है, 1 2 3 सब ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी, भारत और घाना, ये बैठे हैं घाना, भारत घाना अकरा में चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के संबंध में आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए बैठक हुई है। ये रहा घाना, है ना, अफ्रीका में, ये वाली जो कंट्री आपको दिख रही है, घाना, बुर्किना फासो, ये सब हैं, ठीक है, गिनी, ये सब यहीं पड़ते हैं। तो घाना आपके अफ्रीकन कंट्री है और बेसिकली पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री है घाना, ठीक। चलिए अगली देखते हैं, डीप प्राइसिंग, इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना। डीप प्राइसिंग के पेपर में छपने योग्य टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है। डीप प्राइसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीप प्राइसिंग एक मूल्य निर्धारण रणनीति है जहां शुरुआत में किसी वस्तु का कुल लागत को केवल एक हिस्सा प्रदर्शित किया जाता है। आपको दिखाया जाता है ना, ये चीज 99 रुपए ऊपर लगा रहता है स्टार, और स्टार के बाद जब आप बाई नाव पे करने जाओगे 99 रुपए चीज, 25 रुपया उसका हैंडलिंग चार्ज, 40 रुपया डिलीवरी चार्ज, 36 रुपया फलाना चार्ज, 64 रुपया फलाना चार्ज, वही चीज हो गई आपकी 250 रुपए की। तुम तो यार 99 देख के लाए थे, ये 250 की हो गई। तो यही है, डीप प्राइसिंग एक मूल्य निर्धारण रणनीति है जहां शुरुआत में किसी वस्तु का कुल लागत को केवल एक हिस्से को प्रदर्शित किया जाता है उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने डीप प्राइसिंग के खिलाफ चेतावनी जारी की है कि यह सब मत करो, गलत है, थोड़ी बहुत चलती है, ज्यादा नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ये है बी अवेयर ऑफ डीप प्राइसिंग। ये क्या है? जूता आपको दिखाया, तो जूता आपको दिखाया, बोले 4700 का मिलेगा बाबू, 4700 का जूता, 150 हैंडलिंग चार्ज, 150 शिपिंग चार्ज, डोनेशन फॉर कॉस्ट 50 रुपया, प्लेटफॉर्म प्राइस 80 रुपया, जूता कितने का हो गया? 5130 रुपए का। आप तो गए थे 4700 रुपए का देखने, 400-500 रुपए जूते के प्राइस बढ़ गए। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने डीप प्राइसिंग के खिलाफ चेतावनी जारी की है। डीप प्राइसिंग एक मूल्य निर्धारण रणनीति है जहां शुरुआत में किसी वस्तु का कुल लागत का केवल एक हिस्सा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जैसे ग्राहक खरीद प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है, अतिरिक्त शुल्क का भी पता चलता है, बोले अरे बाबू इतना नहीं है, अभी और है, ठीक है। इस रणनीति का उपयोग शुरुआत में कम कीमत पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे खरीद प्रक्रिया जारी रहती है, अतिरिक्त शुल्क का उपभोक्ता धीरे धीरे खुलासा किया जाता है या ड्रीप किया जाता है, जिससे कुल लागत शुरू में प्रस्तुत तुलना में अधिक हो जाती है। तो डीप प्राइसिंग ये है बेसिकली, ठीक है। चलिए अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की है। बिल्कुल ठीक है। ये क्या है पीरुल लाओ पैसे पाओ? ये जो वो है ताड़पत्र हैं, उनके संग्रहण की बात चल रही है और उनका बाद में व्यापारिक स्तर पर यूज किया जाएगा। इस अभियान के तहत स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं द्वारा जंगल में पड़े पिरुल, चीड़ के, सॉरी ताड़ में कह रहा हूं, चीड़ के पेड़ की पत्तियों को एकत्रित किया जाएगा, 50 रुपया प्रति किलो के हिसाब से उनसे खरीदा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। यह है पिरुल बेचने से क्यों हो जाओ तैयार, 50 रुपए किलो खरीदेगी सरकार, वाह, ठीक है। चलो, उत्तराखंड के सीएम धामी ने पिरुल लाओ पैसे पाओ के अभियान की शुरुआत की है। पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग से इसकी शुरुआत की। जो लोग
उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें। उन्होंने जंगल की आग को रोकने के लिए लोगों को पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान में भाग लेने के निर्देश दिए। इस अभियान के तहत स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं द्वारा जंगल में पड़े पिरूल का एकत्र किए जाएंगे, इसका वजन किया जाएगा और फिर निर्धारित पिरूल संग्रहण केंद्र पर भंडारण भी किया जाएगा। चलिए, 50 रुपया सीधे 50 रुपए किलो मिलेगा, सीधे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। बटा गायिका क्रेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या आइटम है भाई? इसे गेटवे टू अंडरवर्ल्ड या डोरवे टू हेल कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रास्ट क्रेटर है। परमाफ्रास्ट क्या होता है? व्हाट इज परमाफ्रास्ट? जमीन की कोई सतह, मान लो ऊपर तो ये जमीन है, अंदर इसके पानी अगर 2 सालों तक लगातार जमा रहे तो इसको हम बोलते हैं परमाफ्रास्ट। तो ये क्रेटर भी बना ऐसा ही है कि वो परमाफ्रास्ट जो था, नीचे जो जमा हुआ पानी था वो क्या हुआ, वो पिघलना शुरू हो गया। वो पिघलना शुरू हो गया, जमीन धंसनी शुरू हो गई, तो इसको गेटवे टू हेल कहा जा रहा है, नरक का दरवाजा इसको कहते हैं, है ना। तो ये परमाफ्रास्ट है बेसिकली, दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रास्ट क्रेटर है। ठीक है, इस क्रेटर का निर्माण परमाफ्रास्ट के पिघलने के कारण ही हो रहा है, मैंने आपको बता ही दिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी ठीक है। ये है क्रेटर, ये ऐसे धंसता जा रहा है नीचे। ठीक है, चलिए, बगाटे क्रेटर के नए हवाई फुटेज जारी किए गए हैं। बगाटे नाम है इसका। इससे पता चला है कि यह क्रेटर जमीन पर जमी बर्फ के पिघलने के साथ ही हर साल बढ़ रहा है। बगाटे क्रेटर, इसे गेटवे टू फलाना फलाना कहते हैं, रूस के साइबेरिया में स्थित है। तो कहां है? इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की सतह में विशाल धसाव गहरा गड्ढा है और धसता ही जा रहा है। इस क्रेटर का निर्माण परमाफ्रोस्ट के पिघलने के कारण हो रहा है। परमाफ्रोस्ट मास्टर ने आपको बता ही दिया। चलिए, अगली महत्वपूर्ण घटना, हाल ही में किस संगठन ने रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट अचीविंग नेट जीरो इमिशन इन द एग्रीगेट सिस्टम शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। तो इसमें क्या है? ये रिपोर्ट जारी की है, इसमें क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन में कृषि खाद्य प्रणाली के योगदान को कम करने के लिए कहा गया है कि भैया अनावश्यक रूप से कृषि में ऐसी चीजें यूज मत करो। कृषि खाद्य क्षेत्र 1/3 वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। भारत में एग्री फूड सिस्टम में संबंधित 7% उत्सर्जन यानी गेट खेतों वेतों से होता है, उसको जो है संसाधित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके से खेती करो कि मीथेन उत्सर्जन ना हो, ग्लोबल हाउस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट ना बढ़े और थोड़ा सा पर्यावरण बचा रहे। अगली महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखते हैं, वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है, यही पूछ सकता है कौन जारी कर रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IMO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है। बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट वैश्विक प्रवास पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावों पर खुलासा करती है। देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है भाई, प्रवासन रिपोर्ट है तो प्रवास में जो बदलाव हो रहा है इस पर खुलासा करेगी। इसमें क्या चौंकने वाली क्या बात है? जिसमें विस्थापित लोगों की रिकॉर्ड संख्या और अंतरराष्ट्रीय प्रेषण में बड़ी वृद्धि शामिल है। बात सही है भाई, आदमी इधर से उधर घूम ही रहा है, इतना अस्थिरता का माहौल है तो प्रवासन तो बढ़ेगा ही, है ना। चलिए, भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आंतरिक प्रवास पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। राजस्थान ठीक है, यहां के लोग ज्यादा करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 IMO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसने जारी की है ये रिपोर्ट। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गूगल द्वारा भारत में एक डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन, जैसे एक डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन है डिजी लॉकर, सरकारी एप्लीकेशन है, उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट, आपकी बाइक की आरसी, गाड़ी की आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट इत्यादि इत्यादि सब रख सकते हो, सब उसमें ऑटो सिंक हो जाता है। ठीक है, तो डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन लॉन्च किया है गूगल ने, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस एप्लीकेशन के तहत उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे लॉयल्टी कार्ड, ट्रांजिट पास, आईडी और बहुत कुछ सुरक्षित और संग्रहित रखने की अनुमति है। बिल्कुल ठीक है। अब आप सोचो, ये सब क्या है? थर्ड पार्टी इसको जारी कर रही हैं, आप अपनी सुविधा के लिए रख तो लोगे, लेकिन आपका सारा डेटा गूगल के पास पहुंच गया और डेटा इज द की ऑफ सत्ता आगे आने वाले समय में। ठीक है, असुर वेब सीरीज अगर आपने देखी हो, असुर 2, तो उसमें यही दिखाया है कैसे डेटा का यूज करके वो पूरा भगवान जैसा प्रवृत्ति अपनी बना लेता है, मतलब जिसको सब कुछ पता है। तो ये थोड़े से खतरनाक तो है ही है, लेकिन अभी आपको अच्छे लग सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इट्स नॉट ए वॉलेट, इट्स गूगल वॉलेट। ठीक है, गूगल द्वारा भारत में एक डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। 8 मई को गूगल ने भारत में एंड्रॉइड उपकरणों के लिए एक स्टैंड अलोन ऐप गूगल वॉलेट की घोषणा की है। ऐसा कुछ
इसका इंटरफेस है। इस एप्लीकेशन के तहत उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे लॉयल्टी कार्ड, ट्रांजिट पास, आईडी और बहुत कुछ सुरक्षित और संग्रहित रखने की अनुमति है। हालांकि कंपनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गूगल वॉलेट के लॉन्च से पहले से ही उसके लोकप्रिय यूपीआई एप्लीकेशन गूगल पे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अलग सिस्टम है। शुरुआत में ऐप शुरू करने के लिए गूगल ने वॉलेट के रोल आउट के लिए पीवीआर और आइनॉक्स, एयर इंडिया, इंडिगो, फ्लिपकार्ट, पाइनलाइंस, कोची मेट्रो और अभिबस जैसे सहित 20 ब्रांडों से समझौता कराया कि वो इसकी ब्रांडिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा वेवर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? याद रखना, भारत और मालदोवा। वीजा वेवर समझौता क्या है? बिना वीजा के उन देशों के साथ घूम सकते हैं। मालदोवा कहां है? एक यूरोपियन कंट्री है ना, ये देख लो, ये है यूरोपियन कंट्री है। ये रोमानिया, यूक्रेन के नीचे पड़ती है आपकी मालदोवा, ठीक है। रोमानिया और यूक्रेन ये सब जो बेसिकली ब्लैक सी तो नहीं टच कर रही है, ब्लैक सी से नहीं टच कर रही है, रोमानिया के पास है। थोड़ा जूम करके भी देख लीजिए तो ये एक क्या है, यूरोपियन कंट्री है मालदोवा, है ना, मालदोवा। इसके साथ हमने ये समझौता किया है, ठीक है। चलिए, भारत और मालदोवा द्वारा राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 10 मई 2024 को भारत मालदोवा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता के बाद किसी भी देश के राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के बिना वीजा की अनुमति की यात्रा कर सकते हैं। समझौते के तौर पर विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कपूर और ये लोग मौजूद थे। खैर, हार्मिज 900 अगली महत्वपूर्ण घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अगली पीढ़ी का बहुउद्देशीय मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एश्योरेंस मानव रहित हवाई प्रणाली है। यह बिल्कुल ठीक है, इस पे सरकार बहुत काम कर रही है इस समय, है ना। सैन्य क्षमता का नुकसान ना हो इसलिए इस पे खूब काम हो रहा है। यह बेसिकली हमने इजराइल का बनाया हुआ है, वो खरीदा है। यह 350 किलोग्राम पेलोड, मतलब वही वजन ले जाने में क्षमता से युक्त है, जो इसे बहुत विशिष्ट बनाती है। दोनों फैक्ट सही है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ये है हर्मस 900। भारतीय थल सेना और नौसेना हर्मिस 900 प्राप्त करेंगी। इन्हें दृष्टि 10 ड्रोन्स भी कहा जाता है। इनके जरिए भारत अपनी सर्विलांस में और ज्यादा क्षमता बढ़ा लेगा। हर्मिस 900 क्या है? अगली पीढ़ी के बहुउद्देशीय मीडियम एल्टीट्यूड फलाना डी का 350 ग्राम वजन ले जा सकते हैं। यह ग्राउंड सपोर्ट प्रदान करता है, समुद्री गश्ती मिशन में भी संपन्न कर सकता है, ऊंचाई पर किसी भी क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। इजरायली कंपनी द्वारा निर्मित हर्मिस 900 स्टार लाइनर लगभग 30 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकता है। तो ये 3-4 आ गए, इनको एक जगह लिख लेना, है ना, ध्यान रखना कौन कौन कहां से कैसे ऐसे है। अगला याद देखते हैं, 2 सवाल और बचे हैं। NHAI, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सवाल बनेगा या नहीं बनेगा अलग बात है, लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण है। गड्ढा मुक्त भारत हो जाएगा इससे। देखो कैसे, NHAI सेल्फ हीलिंग सड़कों के लिए अत्याधुनिक तकनीक की खोज कर रही है। मान लो कहीं गड्ढा हो गया तो वो सेल्फ हीलिंग हो जाए और हीलिंग होकर भर जाए, बात खत्म, ऐसा वाला। यह अत्याधुनिक दृष्टिकोण अभूतपूर्व डामर संस्करण के अनुप्रयोग के माध्यम से सड़कों को खुद सुधारने में सक्षम बनाता है, ठीक है। यह एक अद्वितीय प्रकार से डामर का उपयोग करके सड़कों को सेल्फ हीलिंग करने की क्षमता में सक्षम बनाएगा। यह भी ठीक है, तीनों बात सही है। देख लो ये है क्या, NHAI सेल्फ हीलिंग रोड्स फ्यूचर ऑफ इंडियन हाईवेज। NHAI इनकी अत्याधुनिक तकनीक की खोज कर रहा है। सड़क के रखरखाव में क्रांति लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI सेल्फ हीलिंग सड़कों के लिए आधुनिक तकनीक की खोज कर रहा है। यह आधुनिक दृष्टिकोण अभूतपूर्व डामर संस्करण के अनुप्रयोग के माध्यम से सड़कों को खुद सही कर लेगा। यह एक अद्वितीय प्रकार से सेल्फ हीलिंग करने में सक्षम बनाएगा। छोटे मोटे फ्रैक्चर को ठीक करने और पानी के रिसाव को रोकने के लिए इस डामर में स्टील फाइबर और एपॉक्सी कैप्सूल मिलाए जाएंगे। तो क्या मिलाया जाएगा? ये मतलब छोटे मोटे फ्रैक्चर, दरार पड़ गई, कुछ भी हो गया तो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। जब दरार भी एडजस्ट हो जाएगी तो बड़ा गड्ढा ही नहीं होगा, क्योंकि दरार से गड्ढा बनते हैं रोड में। ये बड़ी अच्छी चीज है। इंडक्शन मशीन के माध्यम से सड़कों की मरम्मत के लिए स्टील फाइबर और गर्मी लागू की जाएगी, जो डामर को पिघला देगी। काम खत्म, नया कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। मशीन रखी उसके ऊपर, डामर पिघली, अपने आप सेट होगी, बात खत्म। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आज के हफ्ते का, इस हफ्ते का, इस 40 का अंतिम संगठन, अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? कौन है? यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्याख्या, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। खैर,
हाल ही में एक यूरोपियन यूनियन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है। सोचो, अपने आप को प्रगतिशील लोग कहते हैं। खैर, कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी देशों की महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया गया है। इससे घरेलू दुर्व्यवहार से पीड़ितों के लिए अपराधों की रिपोर्ट करना भी आसान हो जाएगा, जिसके लिए नए ढांचे के अनुसार 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। तो इस प्रकार आपका 6 से 12 मई वाला जो साप्ताहिक चालीसा था वो समाप्त होता है। सप्ताह के 40 महत्वपूर्ण बेहतरीन से सवाल, घटनाएं आपको सवालों के माध्यम से कराई जाती हैं। कक्षा आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा, और कुछ चाहते हैं वो भी बताते चलिएगा। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली अच्छी सी क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।